हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 का जो एनसीईआरटी का साइंस बुक है उसका सेकंड चैप्टर जिसका नाम है प्राणियों में पोषण। तो इसके पहले हमने पढ़ा था पादप में पोषण कि कैसे पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं और कुछ कुछ जीव होते हैं जो भोजन खुद से नहीं बनाते हैं और वो उन्हें क्या कहा जाता है, वो सारी चीज़ों के बारे में हमने पिछले वीडियो में बताया था। अब हम जानेंगे कि प्राणियों में पोषण कैसा होता है। तो अगर हम बात करें प्राणियों में पोषण की तो जो जैसे कि जो पादप होते हैं वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। लेकिन जो प्राणी होता है, जीव जंतु होते हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। प्राणी जो होता है वो अपना भोजन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों पर ही निर्भर रहते हैं, पौधों से ही प्राप्त करते हैं। कुछ प्राणी सीधे ही पौधे का भक्षण करते हैं, जबकि कई अन्य उन जंतुओं का अपना आहार बनाते हैं जो पौधे खाते हैं। कुछ जंतु पौधे एवं जंतु दोनों को खाते हैं। याद रखिए कि मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने, शरीर को स्वस्थ और गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता आहार के अंतर्ग्रहण, भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि सम्मिलित होती है। तो अगर हम बात करें प्राणियों की, तो जो प्राणी होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं, वो अपना भोजन वो खुद से नहीं बनाते हैं, बल्कि वो पेड़ पौधे पे ही, पादप पे ही निर्भर रहते हैं, प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन वो पौधे पे ही, पादप पे ही निर्भर रहते हैं। अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संगठक जटिल पदार्थ हैं। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे रूप से नहीं कर सकते हैं, अतः उन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक है, जैसे कि निम्न आरेख में यहाँ पे हम देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे जटिल पदार्थ है, ठीक है। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो क्या है, जटिल पदार्थ है जिसको जो जीव जंतु है वो सीधे रूप से ग्रहण नहीं कर सकता है, तो उसके लिए वो सरल पदार्थों में उसको कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना विखंडन कहलाता है और इस प्रक्रम को पाचन कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो जंतु होते हैं उसमें पोषण होता है। नेक्स्ट है टॉपिक, वो है खाद्य अंतर्ग्रहण की विधियां। तो इसको हम एक सारणी से समझते हैं तो वो अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है, जैसे कि हम जानते हैं। जैसे मधुमक्खी हो गया, मरमर पक्षी हो गया, वो पौधों का मकरंद चूसते हैं। मानव एवं कुछ अन्य जंतुओं में शिशु माँ का दूध पीते हैं। अजगर जैसे सर्प वंश के प्राणी अपने शिकार को समूचा ही निकल जाते हैं। कुछ जलीय प्राणी अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छानकर उसका भक्षण करते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग जो जीव जंतु होते हैं वो अलग अलग तरीके से खाद्य अंतर्ग्रहण करते हैं। इसको हम यहाँ पे एक तालिका से समझते हैं। जैसे यहाँ पे जंतु का नाम दिया है, यहाँ पे आहार का प्रकार और यहाँ पे आहार की विधि दी है। तो अगर हम घोंघा की बात करें तो घोंघा घोंघा क्या खाता है, तो मांस खाता है, छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं वो। और आहार की विधि क्या होती है, तो वो पकड़ के खाते हैं। घोंघा क्या करते हैं, जो कीट होते हैं, कीट पतंग, उसको पकड़ लेते हैं फिर उसको खाते हैं। वैसे ही चींटी होता है, वो चीनी या फिर खाद्य पदार्थ को खाती है, वो भी काट कर या फिर चाट कर वो खाती है। नेक्स्ट है चील। चील की बात करें तो मांस खाते हैं, और वो मांस कैसे खाते हैं, तो फाड़ कर खाते हैं। मरमर की बात करें, मरमर पक्षी की, तो वो मांस खाते हैं और वो भी फाड़ कर खाते हैं। यहाँ पे जू की बात करें तो जू क्या करते हैं, खून चूसते हैं, तो यहाँ पे चूसना हो जाएगा इसका आहार की विधि। नेक्स्ट है मच्छर। मच्छर की बात करें तो रक्त रक्त हो जाएगा इसका आहार का प्रकार, और ये चूस कर ये क्या करती है, ये जो मच्छर होते हैं वो क्या करते हैं, खून चूसते हैं। नेक्स्ट है तितली। तितली क्या होती है, रस रस उसका आहार का प्रकार है और चूसना इसका आहार की विधि है। मक्खी, वैसे ही मक्खी वे क्या करता है, तरल पदार्थ वही वो ग्रहण करता है और उसके बाद वो चूस कर ही ग्रहण करता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो अलग अलग जो जीव जंतु होते हैं उनको उनकी जो विधि होती है खाद्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण का, वो भी अलग अलग होती है। स्टार फिश जो तारा मछली होता है, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है।
कवच खोलने के बाद यह अपने मुख से अपना अमाशय बाहर निकालती है तथा जंतु के कोमल भागों को खाती है। अमाशय वापस शरीर में चला जाता है और आहार धीरे धीरे पचता है। तो इस तरीके से स्टारफिश जो होती है वो अपना भोजन अंतर्ग्रहण करती है। नेक्स्ट है मानव में पाचन। हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, इसे पचाते हैं तथा फिर इसका उपयोग करते हैं। आहार का बिना पचा भाग मल के रूप में निष्कासित किया जाता है। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है? तो अब हम समझते हैं। भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक पहुंचती है। इस नली को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं, जैसे कि मुख गुहिका, ग्रास नली या फिर ग्रासिका, अमाशय, क्षुद्रांश जो छोटी आंत होती है और बृहदांत्र जो बड़ी आंत होती है, जो मलाशय से जुड़ी होती है, तथा मलद्वार अथवा गुदा। तो ये इतने पार्ट होते हैं, इतने भाग होते हैं भोजन को पचाने में। ठीक है, भोजन को मुख से जाता है और फिर उसके बाद पचता है और फिर उसके बाद क्या होता है कि अगर जो भी भोजन जो है वो नहीं पचता है वो मलद्वार द्वारा बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये मानव के पाचन तंत्र है जिसमें ये पार्ट सम्मिलित होते हैं, जिसके बारे में हमने बताया। ये सभी जो भाग होते हैं वो मिलकर आहार नल मीन्स पाचन नली का निर्माण करते हैं। जैसे जैसे भोजन विभिन्न भागों से गुजरता है उसके विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से होता रहता है। अमाशय की आंतरिक भित्ति, क्षुद्रांत और आहार नाल से संबंध विभिन्न ग्रंथियों जैसे कि लाला ग्रंथि, यकृत, अग्न्याशय पाचक रस स्रावित करती है। पाचक रस जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में बदल देते हैं। आहार नाल एवं संबंध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं मानव पाचन तंत्र, इसमें क्या है, सबसे पहले मुख गुहिका है, फिर लाला ग्रंथ है, यहाँ पे फिर ग्रसिका है, यहाँ पे हम भोजन खाते हैं, यहाँ पे दांतों की हेल्प से ये छोटा छोटा पार्ट में कन्वर्ट होके फिर ये ग्रसिका में जाता है। ठीक है, उसके बाद यकृत है, पित्ताशय है, यहाँ पे ये क्या है, पित्ताशय है, ये यकृत है, अमाशय है ये वाला, ठीक है पार्ट, फिर अग्नाशय है, क्षुद्रांत है, ठीक है, और छोटी आंत, फिर यहाँ पे बृहदांत्र है जो कि है बड़ी आंत, फिर मलाशय है और ये गुदा है। तो इस तरीके से ये मानव पाचन तंत्र है, इसको हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आता है मुख या मुख गुहिका। भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अंतर्ग्रहण कहलाती है। हम दांतों से की सहायता से भोजन को चबाते हैं या आंतरिक विधि द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में पीस लेते हैं। प्रत्येक दांत मसूड़ों के बीच अलग अलग गर्तिका सॉकेट्स में धंसा होता है। हमारे दांतों की आकृति भिन्न भिन्न होती है तथा उनके आकार भी भिन्न भिन्न होते हैं। इसके अनुसार अलग अलग उन्हें नाम दिए जाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्या है, ये बेसिकली दांत है। सबसे पहले ये जो 4 दांत है आगे का उसको बोलते हैं कृतंक, ठीक है, कृतंक। नेक्स्ट है ये जो पार्ट होता है, ये दो दांत होता है उसको बोलते हैं रदनक। और फिर ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं अग्र चर्वनक और दूसरा चर्वनक। ठीक है, तो इस तरीके से ये अलग अलग दांत के अलग अलग प्रकार होते हैं। हमारे मुख में लाला ग्रंथि होती है जो लाला रस जो लार होती है उसको स्रावित करती है। हमारे दांतों का प्रथम सेट शैशव काल में निकलता है तथा लगभग 8 वर्ष की आयु तक ये सभी दांत गिर जाते हैं। इन्हें दूध के दांत कहते हैं। इन दांतों के स्थान पर दूसरे दांत निकलते हैं जिन्हें अस्थायी दांत कहते हैं। सामान्यतः स्वस्थ व्यक्ति के अस्थायी दांत पूरे जीवन भर बने रहते हैं तथापि वृद्धावस्था में ये प्रायः गिरने लगते हैं। जो लाला रस होता है वो चावल के मंड को शर्करा में बदल देता है। जीभ एक मांसपेशीय अंग होती है जो पीछे की और मुख गुहिका के अधर तल से जुड़ी होती है। इसका अग्रभाग स्वतंत्र होता है और किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। हम बोलने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त यह भोजन को लार
भोजन के लार को मिलाने का कार्य करती है और निगलने में भी सहायता करती है। जीभ द्वारा ही हम स्वाद का पता चलता है। जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती हैं, इनकी सहायता से हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता चलता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि मुख और मुख कोशिका के पार्ट के बारे में कि इसमें क्या-क्या होता है। दांत होता है, जीभ होता है, लाला ग्रंथि होती है जिससे जो कि भोजन को लार में कन्वर्ट करती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि दांत होता है जो कि चबाने में मदद करता है। जीभ जो होता है उसको निगलने में हेल्प करता है। तो इस तरीके से हमने मुख कोशिका के बारे में पढ़ा। यहाँ पे एक चीज़ के बारे में दिया हुआ है, दंत क्षय के बारे में। सामान्यतः हमारे मुख में जीवाणु पाए जाते हैं, परंतु उनसे हमें कोई हानि नहीं पहुंचती। फिर भी खाने के पश्चात यदि हम दांत एवं मुख साफ न करें तो मुख में अनेक हानिकारक जीवाणु वास करके वृद्धि करने लगते हैं। ये जीवाणु दांतों के बीच फंसे भोजन की शर्करा का विघटन कर अम्लीय निर्मोचित करते हैं। यह अम्ल धीरे धीरे दांत को क्षति पहुंचाते हैं, जिसे दंत क्षय कहते हैं। यदि समय रहते इसका उपचार न किया जाए तो दांतों में असह्य पीड़ा होने लगती है तथा चरम अवस्था में टूटकर गिर जाते हैं। चॉकलेट, ठंडे पेय, चीनी युक्त मिठाई एवं अन्य पदार्थ दंत क्षय के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होते हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 2 बार ब्रश और दातुन करना चाहिए और कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए। मुख के अंदर गंदी उंगली और बिना धुली वस्तु नहीं डालनी चाहिए। तो इसके बारे में हमने जाना कि दंत क्षय बेसिकली क्या होता है, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये। अब हम बात करते हैं दूसरे पाचन तंत्र के भाग के बारे में, जो कि है भोजन नली, जिसको हम बोलते हैं ग्रसिका। निकला हुआ जो ग्रास नली अथवा निकला हुआ जो भाग होता है और जो पार्ट होता है खाने का, वो कहाँ जाता है? ग्रास नली अथवा ग्रसिका में जाता है। ग्रसिका गले एवं वक्ष से होती हुई जाती है। ग्रसिका की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता जाता है। वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती रहती है तथा यह गति भोजन को नीचे की ओर धकेलती रहती है। कभी कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता है, फलस्वरूप वमन द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसी घटना याद कीजिए जब भोजन के बाद आपने वमन किया हो तथा इसके कारण के विषय में सोचिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि ग्रसिका के द्वारा भोजन अंदर जाता है और अगर कुछ दिक्कत होती है भोजन में, या फिर कभी कभी हमारा जो आमाशय होता है वो खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता है, तो फलस्वरूप वो वमन उल्टी के द्वारा क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो ये बेसिकली क्या है? ग्रसिका है। ठीक है, ग्रसिका में भोजन की गति, यहाँ पे क्या है? भोजन है, फिर यहाँ पे भोजन जाता है आमाशय में यहाँ से। तो नेक्स्ट जो पार्ट है वो है अमाशय। अमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना है। यह चपटा एवं यू की आकृति का होता है तथा आहार नल का सबसे चौड़ा भाग है। यह एक ओर ग्रसिका ग्रास नली से खाद्य पदार्थ प्राप्त करता है और दूसरी ओर क्षुद्रांत्र में खुलता है। अमाशय का आंतरिक स्तर सतह जो होता है श्लेष्मल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करता है। श्लेष्मल अमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां तक पहुंच जाते हैं। साथ ही यह माध्यम को अम्लीय बनाता है, जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। पाचक रस या जठर रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। तो ये बेसिकली अमाशय का काम में होता है। कभी कभी क्या होता है कि जब हम जल्दी जल्दी खाना खाते हैं अथवा खाते समय जब हम बात करते हैं तो हमें खांसी उठती है या हिचकी आती है, फिर घुटन का अनुभव होता है। यह क्यों होता है? यह खाद्य कणों के श्वास नली में प्रवेश करने के कारण होता है। श्वास नली नासिका से आने वाले वायु को फेफड़े तक ले जाती है। यह ग्रासिका के साथ साथ चलती है, परंतु ग्रसनी में वायु एवं भोजन मार्ग एक ही होते हैं। फिर भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से किस प्रकार रोका जा सकता है? तो किस प्रकार रोका जा सकता है? तो भोजन निगलने के समय एक मांसल रचना वाल्व का कार्य करती है, जो श्वास नली को ढक लेती है तथा भोजन को ग्रसनी में भेज देता है। संयोगवश यदि भोजन के कण श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं तो हमें घुटन का अनुभव होता है तथा हिचकी आती है और खांसी उठती है, ताकि जो भोजन है वो फिर उसी नली में जाए जहाँ पे उसको जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है क्षुद्रांत, छोटी आंत के बारे में हम बात करेंगे। तो जो क्षुद्रांत होता है वो लगभग 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली है। यह यकृत और अग्न्याशय से स्राव प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति से भी कुछ रस स्रावित होता है। यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदर
के ऊपरी भाग में दाहिने दक्षिण ओर अवस्थित होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पीत रस स्रावित करती है जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है जिसे पित्ताशय कहते हैं। पीत रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अग्नाशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि होती है जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। अग्नाशयिक रस कार्बोहाइड्रेट्स एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है तथा इनको उनके सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। आंशिक रूप से पचा भोजन अब क्षुद्रांत्र के निचले भाग में पहुंचता है जहां आंत्र रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में तथा प्रोटीन एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरीके से क्षुद्रांत जो है छोटी आंत काम करती है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। एक विलक्षण दुर्घटना द्वारा अमाशय की कार्य प्रणाली की खोज हुई। सन 1822 ईस्वी में एलेक्सिस सेंट मार्टिन नामक व्यक्ति गोली लगने के कारण बुरी तरह से घायल हो गया। गोली से वक्त क्षतिग्रस्त हो गया और अमाशय में एक छिद्र हो गया। उसे विलियम ब्यूमांट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक के पास ले जाया गया। चिकित्सक ने उसकी जान तो बचा ली परंतु अमाशय का छिद्र भली भांति बंद न कर सका और उसने छिद्र को पट्टी से ढक दिया। ब्यूमांट को छिद्र में से अमाशय के अंदर झांकने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ। उसने कुछ रोचक प्रेक्षण किए। ब्यूमांट ने देखा कि अमाशय भोजन का मंथन कर रहा है। इसकी भीति से तरल स्रावित हो रहा था जो भोजन को पचा सकता था। उसने यह भी देखा कि अमाशय क्षुद्रांश में तभी खुलता है जब अमाशय में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे छोटी आंत में अवशोषण। ठीक है, या फिर क्षुद्रांत में अवशोषण। पचा हुआ जो भोजन होता है वो अवशोषित होकर क्षुद्रांत की भित्ति में स्थिर रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं। क्षुद्रांत्र की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है जिसे दीर्घरोम या रंसाकुर कहते हैं। दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं। प्रत्येक दीर्घरोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला होता है। दीर्घरोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रम को स्वांगीकरण कहते हैं। कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में हो जाता है और ऊर्जा मुक्त होती है। भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता है अथवा अवशोषण नहीं हो पाता है वो बृहदान्त्र में भेज दिया जाता है। अब हम बात करेंगे बृहदान्त्र के बारे में। तो बृहदान्त्र क्षुद्रांत्र की उपेक्षा छोटी एवं चौड़ी होती है। यह लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। इसका मुख्य कार्य जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना है। बचा हुआ अपचित पदार्थ मलाशय में चला जाता है तथा अर्ध ठोस मल के रूप में रहता है। समय समय पर गुदा द्वारा यह मल बाहर निकाल दिया जाता है और इसे निष्कासन कहते हैं। अब हम बात करेंगे दस्त के बारे में। हमने पूरा पाचन तंत्र के भाग जो भी था उसके बारे में हमने डिस्कस किया कि क्या क्या बेसिकली पाचन तंत्र में होता है। जो मनुष्य का जो पाचन तंत्र होता है वो कैसा होता है और जंतुओं में पोषण कैसे होते हैं तो उसके लिए पाचन तंत्र होता है और उसमें अलग अलग भाग होता है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे दस्त के बारे में। तो कभी कभी आपको जल रूपी पतले मल के बार बार निष्कासन की आवश्यकता होती है। इस स्थिति को दस्त कहते हैं। यह संक्रमण खाद्य विषाक्तता अथवा अपच के कारण होता है। भारत में विशेषकर बच्चों में यह अति सामान्य स्थिति है। चरम अवस्था में यह घातक भी हो सकता है। इसका मुख्य कारण शरीर से जल और लवण की अत्यधिक क्षति होना है। इसे सहजता से नहीं टालना चाहिए। चिकित्सक के पास जाने से पूर्व ही रोगी को उबालकर ठंडा किए हुए जल में एक चुटकी नमक एवं चीनी घोलकर पिलाना चाहिए। इसे जीवन रक्षक घोल अथवा ORS कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली दस्त के बारे में है जिसके बारे में हमने जाना। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि है घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। तो अगर हम घास खाने वाले जंतुओं में पाचन की बात करें तो घास कौन कौन खाता है। तो गाय भैंस ये क्या होते हैं, घास खाने वाले जंतु होते हैं। वे उस समय भी लगातार जुगाली करते रहते हैं जब वे खा नहीं रहे होते हैं, जो कि हम हमेशा लगभग देखते ही हैं कि वो लोग क्या करते हैं। पहले वो
घास को खा लेते हैं, फिर उसके बाद बैठकर जुगाली करते रहते हैं। वास्तव में वे पहले घास को जल्दी जल्दी निकलकर अमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। यह भाग रूमेन प्रथम अमाशय कहलाता है। रूमिनेंट में अमाशय 4 भागों में बटा होता है। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है, जिसे जुगाल या फिर कड कहते हैं, परंतु बाद में जंतु इसकी छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता है तथा इसका जिसे चबाते रहता है। इस प्रक्रम को रोमंथन या फिर जुगाली करना कहते हैं तथा ऐसे जंतु रूमिनेंट या रोमंथी कहलाते हैं। घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। बहुत से जंतु एवं मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। ठीक है। रूमिनेंट्स में क्षुद्रांत एवं बृहदांत के बीच एक थैलीनुमा संरचना होती है, जिसे अंधनाल कहते हैं। भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है, जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं। तो ये बेसिकली अगर हम बात करें इसमें, तो जो जीव जंतु होते हैं, जो घास खाने वाले जंतु होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ इस तरीका से उनका संरचना होता है पाचन तंत्र का। एक आमाशय होता है ये, फिर अंतनाल होता है, फिर यहाँ पे बृहदांत होता है, रुमेन और क्षुद्रांत, और यहाँ पे ये ग्रसिका होता है। इस तरीका से वो लोग भोजन ग्रहण करते हैं। ऐसे बहुत से सूक्ष्म प्राणी भी हैं जिनमें ना तो मुख होता है ना ही पाचन तंत्र, फिर वे कैसे भोजन प्राप्त करते हैं, भोजन का अंतर ग्रहण करते हैं, उसके बारे में अब हम जानेंगे। तो इसमें है अमीबा। अमीबा में ना मुख होता है और ना ही पाचन तंत्र, तो वो कैसा भोजन को करते हैं, अंतर ग्रहण करते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो अमीबा जो होता है वो जलाशय में पाए जाने वाला एक कोशिक जीव होता है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है, एक गोल संघन केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक धमनियां होती है। अमीबा निरंतर अपनी आकृति और स्थिति बदलता रहता है। यह एक अथवा अधिक उंगली के समान प्रवर्ध निकालता रहता है, जिन्हें पदार्थ अथवा कृत्रिम पांव कहते हैं, जो इन्हें गति देने एवं भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। जब इसे भोजन का आभास होता है तो यह खाद्य कणों के चारों ओर पदार्थ विकसित करके उसे निगल लेता है। खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धानी में फंस जाते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, ये अमीबा है, यहाँ पे इसका केंद्रक है और इसका ये कृत्रिम पदार्थ है। ठीक है, मीन्स पाँव है, खाद्य कणिका है ये वाला, और इसको ये क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे खाद्य धमनियाँ है, ये जो है खाद्य धमनियाँ है, और यहाँ पे जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो खाने के बाद बच जाते हैं, उसको बोलते हैं बहिक्षेपित अपशिष्ट। खाद्य धानी में ही पाचक रस स्रावित होते हैं। ये खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थ में बदल लेते हैं। पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रख रखाव एवं गुणन के लिए उपयोग किए जाते हैं। बिना पचा अपशिष्ट खाद्य धानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। भोजन के पाचन का आधारभूत प्रक्रम सभी प्राणियों में समान है, जिसमें खाद्य पदार्थ सरल पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं एवं ऊर्जा मुक्त होती है। तो इस तरीके से जो अमीबा होता है, जो सूक्ष्म जीव होता है, उसमें पाचन होता है, पाचन तंत्र होता है कुछ, मतलब उसमें पाचन तंत्र तो नहीं होता है उस वो, क्योंकि वो एक कोशिकीय जो होता है, मुख भी नहीं होता है, वो कृत्रिम पाँव बनाते हैं और उस तरीके से अपना भोजन वो ग्रहण करते हैं। तो ये लास्ट टॉपिक था। अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, और इसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, फिर क्वेश्चन, और उसके बाद ये जो है चैप्टर वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है जंतु पोषण में पोषण आवश्यकता, भोजन अंतर्ग्रहण की विधियां एवं शरीर में इनका उपयोग सम्मिलित है। आहार नाल तथा स्रावी ग्रंथियां संयुक्त रूप से मानव के पाचन तंत्र का निर्माण करती है। इसमें मुख, कोशिका, ग्रसिका, आमाशय, क्षुद्रांत, बृहदांत जो मलाशय में समाप्त होती है तथा गुदा सम्मिलित है। पाचक रस स्रावित करने वाली मुख्य ग्रंथियां है लाला ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय। आमाशय की भित्ति एवं क्षुद्रांत की भित्ति भी पाचक रस स्रावित करती है। विभिन्न जीवों में भोजन ग्रहण करने की विधियां भिन्न है। पोषण एक जटिल प्रक्रम है जिसमें अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्कासन शामिल है। मन्न जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में ही प्रारंभ हो जाता है। प्रोटीन का पाचन अमाशय में प्रारंभ होता है। यकृत द्वारा स्रावित पित्त, अग्नाशय से अग्नाशिक स्राव एवं क्षुद्रांत भित्ति द्वारा स्रावित पाचक रस की क्रिया से भोजन के सभी घटकों का पाचन क्षुद्रांत में पूरा हो जाता है। जल एवं कुछ लवण बृहदांत में अवशोषित होते हैं। अवशोषित पदार्थ शरीर के विभिन्न भागों का स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। बिना पचे अपशिष्ट जिनका अवशोषण नहीं होता है, मल के रूप में गुदा द्वारा शरीर के बाहर निकाल लिए जाते हैं।
नेक्स्ट है गाय, भैंस एवं हिरन जैसे घास खाने वाले जंतु रोमंथी या रूमिनेंट कहलाते हैं। वे पत्तियों का अंतर्ग्रहण तीव्रता से करके उसे निगल लेते हैं तथा रूमेन में भंडारित कर लेते हैं। कुछ अंतराल के बाद भोजन पुनः मुख में आ जाता है और पशु धीरे धीरे जुगाली कर उसे चबाते हैं। नेक्स्ट है अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण पदार्थ की सहायता से होता है और इसका पाचन खाद्यान्य में होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पहला क्वेश्चन है इसमें कि मानव पोषण के मुख्य चरण, तो ये यहाँ पे रिक्त स्थान है 5, इसमें पढ़ना है। तो पहला होगा अंतर्ग्रहण, पाचन, फिर तीसरा अवशोषण, चौथा है स्वांगीकरण और पांचवा है निष्कासन। नेक्स्ट है इसमें मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है रिक्त स्थान, तो इसमें भरना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यकृत, लिवर। नेक्स्ट है कि अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं यहाँ पे दिया हुआ रिक्त स्थान का स्राव होता है जो भोजन पर क्रिया करते हैं। तो इसका हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं पाचक रस, तो यहाँ पे पाचक रस हो जाएगा। नेक्स्ट है क्षुद्रांत्र की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान अनेक प्रवर्ध होते हैं जो कहलाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दीर्घ रोम, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दीर्घ रोम। नेक्स्ट अमीबा अपने भोजन का पाचन यहाँ पे दिया हुआ है रिक्त स्थान, तो इसमें हो जाएगा खाद्यान्य में करता है। नेक्स्ट है सत्य और असत्य को बताना है इसमें, ठीक है। तो इसमें पहला है मंड का पाचन अमाशय से प्रारंभ होता है, तो यहाँ पे असत्य होगा। ये जो इसका जो आंसर होगा वो असत्य होगा। नेक्स्ट है कि जीभ लाला ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करता है, तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सत्य, ठीक है। नेक्स्ट है पित्ताशय में पित्त रस अस्थायी रूप से भंडारित होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो भी हो जाएगा सत्य। नेक्स्ट है रूमिनेंट निगली हुई घास को अपने मुख में वापस लाकर धीरे धीरे चबाते रहते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही बात है, ठीक है। नेक्स्ट है कि इसमें विकल्प दिया हुआ है 4 और इसमें से भरना है, सही लगाना है हमें कि कौन सा सही है। तो पहला इसमें क्वेश्चन है कि वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है वह है, तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है अमाशय, मुख, क्षुद्रांत्र और बृहदांत्र, तो यहाँ पे हो जाएगा क्षुद्रांत्र, ठीक है। नेक्स्ट है जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग द्वारा होता है वह है, तो यहाँ पे अमाशय, ग्रसिका, क्षुद्रांत्र और बृहदांत्र दिया हुआ है, तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बृहदांत्र, ठीक है। नेक्स्ट है दिए गए कॉलम ए में कॉलम बी में जो ऑप्शन है उसका मिलान करना है, तो सही मिलान हमें करना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, पहला इसमें कॉलम ए में दिया हुआ है खाद्य घटक, कार्बोहाइड्रेट्स, फिर प्रोटीन, वसा। यहाँ पे कॉलम बी में पाचन के उत्पाद, वसा, अम्ल एवं ग्लिसरॉल और शर्करा और एमिनो अम्ल। तो यहाँ पे खाद्य घटक का हमें पाचन के उत्पाद से मिलान करना है, ठीक है। यहाँ पे कॉलम ए में खाद्य घटक दिया हुआ है और यहाँ पे पाचन के उत्पाद दिया हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स जो होगा उसका क्या हो जाएगा, तो कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम बात करें तो इसमें हो जाएगा शर्करा, ठीक है। इसका मिलान इससे हो जाएगा 20 से। फिर प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन हो जाएगा एमिनो अम्ल, ठीक है। और वसा में क्या होता है, तो वसा अम्ल और ग्लिसरॉल। नेक्स्ट है कि दीर्घ रोम क्या होता है और वह कहाँ पाए जाते हैं और उनका कार्य क्या है। तो दीर्घ रोम जो होते हैं वो क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है और उसे क्या कहा जाता है, दीर्घ रोम कहा जाता है। इसका स्थान की बात करें तो ये छोटी आंत में पाए जाते हैं, मतलब क्षुद्रांत में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि इसका कार्य, तो ये पचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं। दीर्घरोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। नेक्स्ट है कि पित्त कहाँ निर्मित होता है या भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है। तो पित्त रस का जो निर्माण होता है यकृत में होता है, जो लीवर होता है उसमें होता है, और यह पित्ताशय में संग्रहित होता है। यह भोजन के वसा घटक के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है कि उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखे जिनका पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं, इसका कारण बताइए।
तो यहाँ पे उसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सेलुलोज। कारण यह है कि रूमिनेंट जो होते हैं, जो जुगाली करने वाला पशु जो होता है, उसकी आहार नल में छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच एक बड़ी थैलीनुमा संरचना होती है, जहाँ कुछ विशेष जीवाणु पाए जाते हैं जो सेलुलोज को पचा सकते हैं। मनुष्यों में ये जीवाणु नहीं होते हैं, इसलिए हम इसे नहीं चबा सकते, इसे हम नहीं पचा सकते हैं। नेक्स्ट है कि क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है। तो ग्लूकोज जो होता है वो शर्करा का सबसे सरल रूप होता है, जिसे पचाने की आवश्यकता नहीं होती। यह सीधे रक्त में अवशोषित हो जाता है और कोशिकाओं में पहुंचकर ऑक्सीजन की मदद से तुरंत टूटकर ऊर्जा प्रदान कर देता है। नेक्स्ट है कि आहार नल के कौन से भाग द्वारा निम्न क्रियाएं संपादित होती है। तो यहाँ पे दिया हुआ है पचे हुए भोजन का अवशोषण, तो यहाँ पे हो जाएगा क्षुद्रांत के द्वारा होता है। फिर भोजन को चबाना तो मुख गुहिका के द्वारा होता है, जो दांत होती है उसके द्वारा। जीवाणु का नष्ट करना, जीवाणु नष्ट करना, तो इसका हो जाएगा आमाशय, जो HCl अम्ल होता है उसके द्वारा यहाँ पे जीवाणु नष्ट होता है। उसके बाद नेक्स्ट है भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ पे होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्षुद्रांत, छोटी आंत में। और मल का निर्माण कहाँ होता है, तो बृहदांत, जो बड़ी आंत होता है उसमें। नेक्स्ट है कि मानव एवं अमीबा के पोषण में कोई एक समानता और कोई एक अंतर लिखना है। तो समानता क्या होगा कि दोनों ही विषम पोषी होता है, मतलब कि अपने भोजन के लिए वो क्या करते हैं, किसी दूसरे पादप जो होते हैं उस पर निर्भर होते हैं, ठीक है। वो अपने से खुद से भोजन नहीं बना सकते हैं। अंतर क्या है कि मानव में भोजन का जो अंतर्ग्रहण होता है वो मुख के द्वारा होता है, और पाचन के लिए एक विकसित पाचन तंत्र होता है, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। और अमीबा जो होता है उसमें भोजन का अंतर्ग्रहण पदार्थ के द्वारा होता है, और पाचन जो होता है वो खाद्यान्न में होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि 11 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें कॉलम ए और कॉलम बी में मिलान करना है। तो यहाँ पे दिया हुआ लाला ग्रंथि, अमाशय, यकृत, मलाशय, फिर क्षुद्रांत, बृहदांत। इसमें कॉलम बी में दिया है पीत का रस का स्रवण, और फिर उसके बाद है बिना पचे भोजन का भंडारण, लाला रस स्रावित करना, अम्ल का निर्मोचन, पाचन का पूरा होना, जल का अवशोषण और मल त्याग। तो इसमें लाला ग्रंथि जो होता है उसका किससे मिलान होगा, तो लाला ग्रंथि क्या करता है, लाला रस को मीन्स लार को स्रावित करता है, ठीक है। अमाशय क्या होता है, तो अम्ल का निर्मोचन करता है, इसका हो जाएगा चौथा से मिलान हो जाएगा इसका। यकृत तो ये पीत रस का श्रवण करता है, ठीक है। नेक्स्ट है मलाशय, तो मलाशय की अगर बात करें तो ये बिना पचे जो भोजन होता है उसका भंडारण करता है। फिर क्षुद्रांत की अगर हम बात करें तो क्षुद्रांत जो होता है वो, अगर उसकी अगर हम बात करें तो वो क्या करता है, पाचन का पूरा होना यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, पाचन का पूरा होना। नेक्स्ट है बृहदांत, तो यहाँ पे क्या करेगा, बृहदांत की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे बृहदांत की अगर बात करें तो ये जल का अवशोषण करता है, ठीक है। तो ये और मल त्याग जो होता है वो कहाँ से होता है, तो उसका मल द्वार होता है, वहां से ये मल त्याग होता है, जो कि ऑप्शन में यहाँ पे दिया नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका बृहदांत का जल का अवशोषण। नेक्स्ट है कि पाचन तंत्र के जो आरेख है उसको नामांकित करना है इसमें। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसमें कौन कौन सा जो है वो कौन सा पार्ट है, तो यहाँ पे जैसे कि सेम हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बनाकर दिया हुआ है ऑलरेडी पाचन तंत्र के बारे में पूरा। हाँ, ये यहाँ पे वही सेम है, इसी में कौन कौन सा पार्ट कौन सा है इसी को यहाँ पे लिखना है। तो हम अगर यहाँ पे देखें उस क्वेश्चन का आंसर, तो यहाँ पे ये जो है वो क्या है, अमाशय है, ठीक है। उसके बाद ये जो पार्ट है वो क्या है, अग्न्याशय है, ये छोटी आंत है, ठीक है, और ये बड़ी आंत है मीन्स बृहदांत है, ये मलाशय है और ये गुद्दा है। ये क्या है, ये जो है ये पित्ताशय है, और ये जो है ये वाला पार्ट लीवर है, यकृत है। तो ये पूरा मानव पाचन तंत्र है, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन में था जिसको हमने सॉल्व किया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है ये कि क्या हम केवल हरी सब्जी घास का भोजन कर जीवन निर्वाह कर सकते हैं, चर्चा कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं, हम केवल हरी सब्जी या फिर घास का उसी पर पूरी तरह निर्भर रहकर जीवन निर्वाह नहीं कर सकते हैं। इसका कारण है, जैसे पहला है कि सेलुलोज का पाचन,
तो घास में जो सेलुलोज होता है उसकी मात्रा बहुत अधिक होती है, जिसे मानव पाचन तंत्र नहीं पचा सकता है, क्योंकि हमारे शरीर में इसे पचाने वाला जो विशेष जीवाणु होता है वो नहीं होता है, वो जुगाली करने वाले पशु में ही होता है। उसके बाद एक तो ये रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न ये है कि सिर्फ़ घास वाली जो चीज़ें हैं उससे संतुलित आहार नहीं मिलेगा। संतुलित आहार के लिए हमें सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, सारे टाइप के खाने की ज़रूरत पड़ती है। शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए कार्बोहाइड्रेट के साथ-साथ प्रोटीन, वसा और अन्य पोषक तत्वों की भी आवश्यकता होती है, जो केवल घास या फिर कुछ सब्जियों से पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल सकता है। इसीलिए सिर्फ़ केवल हरी सब्ज़ी या फिर घास का भोजन कर जीवन निर्वाह नहीं कर सकते हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।